या अभी थोड़ी देर के लिए मैंने म्यूट किया आप लोगों को ताकि वो बाकी सारे ज्वाइन हो ले। जैसे वो ज्वाइन हो रहे होते हैं तो उस वक्त वो फिर साउंड आ रही होती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ को जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखा था तो उसमें डी एफ इज इक्वल टू ये आया था। डी एफ की तो वैल्यू हम अभी हमने प्रीवियस सेशन के अंदर फाइंड आउट कर ली है। उसके अंदर भी 4 टर्म्स हैं। वो 4 टर्म लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। हर एक की एक्स कंपोनेंट के लिए अलग आएंगी, वाई के लिए अलग आएंगे, जी के लिए अलग आएंगी, क्योंकि हमने कंपोनेंट वाइज ही फाइंड आउट किए हैं। एक्स कंपोनेंट के लिए अलग फाइंड आउट किए हैं, वाई के लिए अलग फाइंड आउट किए हैं, जी के लिए अलग फाइंड आउट किए हैं। लेकिन मेन इशू जहाँ पे आएगा वो ये है कि हमने राइट साइड पे जहाँ पे अब मैंने हाईलाइट कर दिया वी को, कैपिटल वी जहाँ जहाँ पे था, उस वी की जगह पे एक्स कंपोनेंट जब होंगे तो यू लिखेंगे। ये 4 पोजीशन देख लें। बाकियों में तो यू वी और डब्ल्यू स्मॉल ही लिखा हुआ है ना, लेकिन बाकी जगहों पे आप देख लें कि जहाँ पे कैपिटल वी है। अब मैं नीचे वाली इक्वेशंस के साथ जब कंपेयर करवाऊंगा तो आपने इन पोजीशंस को याद रखना है और चेक करना है कि एक्स कंपोनेंट था तो तब वहां पे यू आएगा, वाई कंपोनेंट होगा तो तब वहां पे वी आएगा, और जी कंपोनेंट होगा तो वहां पे स्मॉल डब्ल्यू आएगा। चलें जी, चेक करते हैं उन्हीं पोजीशंस को। ये देखेंगे, ये यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये वही है जो डी एफ एक्स था। ये सारा वो है जो डी एफ वाई था, और ये सारा वो है जो डी एफ जी था। अच्छा, डी एफ एक्स, डी एफ वाई, डी एफ जी आ गया। और ये राइट साइड पे वही चीज है जो कि हमें बार बार नजर आ रही थी, लेकिन अब हमने चूंकि कंपोनेंट वाइज लिखनी है तो एक्स वाई और जी कंपोनेंट के हिसाब से लिख दी है। फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि इस यू को, इस पार्ट को अगर आप लोग देखें, जहां पे स्मॉल यू है, जिसको अब मैं मजीद थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को फर्क इसका कोई नजर आए। मैं कलर चलें चेंज कर लेता हूँ इसका। चेंज करने से पता नहीं अब आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं, वो कलर डिफरेंस। तो ये यहाँ पे जिनको मैंने हाईलाइट किया ना, ये वही है जो कैपिटल वी की जगह पे एक्स इक्वेशन है तो यू लिखा हुआ आ गया, वाई इक्वेशन है तो वी लिखा हुआ आ गया, और जी इक्वेशन है तो डब्ल्यू लिखा हुआ आ गया। ये क्या है? अब हम कौन सी इक्वेशन को ड्राइव कर रहे थे भला? कौन सी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं? ठीक है ना, कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जी? सर मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम, यानी कि न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। जी ठीक सर। है, ये है हाँ जी सर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि कॉन्टिन्यूम अजम्पशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। यानी कि अंडर कॉन्टिन्यूम अजम्पशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है, या यूं कह लें कि मोमेंटम इक्वेशन है। और इसी के लिए फिर अगर हमें सूटेबल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एक्स, टाउ वाई एक्स, टाउ जी एक्स, टाउ एक्स वाई, इनकी वैल्यूज का पता हो तो हम इस इक्वेशन में किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसी से ही आगे, अब ये याद रखें आपको ना, कभी भी बहुत रेयर केसेस होंगे, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको कहा जाए कि मोमेंटम इक्वेशन लिखें। मोमेंटम इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म तक में तो बड़ी लिखी जाती है, जो है ना कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका अक्सर पूछा जाता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के फॉर्म लिखे, तो उसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो भी कंटिन्यूटी पढ़ी जाती है। इसकी भी कंटिन्यूटी कहते हैं आप लोग, जो डिफरेंशियल फॉर्म में भी लेके आए, इंटीग्रल वाले को भी और डिफरेंशियल वाले को भी। लेकिन मोमेंटम इक्वेशन जो इंटीग्रल में लिखी थी वो तो मोमेंटम थी। अब ये मोमेंटम की फॉर्म तो आ गई, न्यूटन सेकंड लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म तो आ गई, एक्स वाई और जी कंपोनेंट आ गए। लेकिन ये वाली फॉर्म बहुत कम इस्तेमाल होती है फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, मोमेंटम इक्वेशन वाली।
ये फॉर्म बहुत कम इस्तेमाल होती है। क्यों भला? इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म या यूं कह लें कि थोड़ी सी मोर सिंपलर रिलेटेड फॉर्म या इससे जरा डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट नहीं कहेंगे हम, बेसिकली इसी की एडवांस फॉर्म जो सबसे ज्यादा यूज होती है, दैट इज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास से कंटिन्यूटी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन में नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। तो हमें पता, एक बात ये पता होनी चाहिए कि ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए है। दूसरी बात, ये मोमेंटम इक्वेशन से ही आती हैं या न्यूटन सेकंड लॉ से ही आती है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये मोमेंटम इक्वेशन वाला ही टॉपिक है, उसी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी को ही हम आगे लेके चल रहे हैं। फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड the viscous stresses is directly proportional to the rate of shearing stress। हाँ, ये हमने कहा हुआ कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए जो स्ट्रेसेस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shearing स्ट्रेन, मतलब रेट, डिफॉर्मेशन रेट के इक्वल होते हैं। और ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी टाउ आई एक्स इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। म्यू की वैल्यू अगर 1 हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन the stresses may be expressed in terms of velocity gradients and fluid properties in rectangular coordinates as follows। अब ये इसके आगे ना एक छोटा सा को नंबर लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या नंबर लिखा नजर आ रहा है? 6। हाँ, और 6 नीचे फुटर भी नजर आ रहा होगा आपको। जी सर, Footnote। फुटर में भी जी सर। यानी कि उसके हाँ, इसका मतलब क्या है, जरा जल्दी से मुझे पढ़ के बता दें। इन रिजल्ट्स का डेरिवेशन, हम्म detailed derivatives may be found in Delhi and वो ये कहना चाह रहा है कि अब जो हाँ नहीं है। शेयर स्ट्रेस जो ये यूज कर रहे हैं ना, ये वाले ये वैल्यूज, अब क्योंकि ना अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शेयर स्ट्रेसेस की ये वैल्यूज यहाँ पर इस बुक में डायरेक्ट पढ़ते हैं कि टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई दोनों का आंसर सेम होता है और इसके इक्वल होता है। अब ये चीजें, अब इसमें तो ना टाउ के लिए तो ये देखने में बड़ा आसान सा है, क्योंकि म्यू और साथ में होता है डी यू ओवर डी वाई। याद था ना आपको? यस सर। तो ये वही वाली वैल्यूज हैं, म्यू डी यू ओवर डी जी की वैल्यू ये आएगी। मतलब यूं कह लें कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अलोंग जी एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। लेकिन ये वैल्यूज आपको ऐसी देखने में मिलती नहीं। लेकिन वो ये कह रहा है इनकी डेरिवेशन मौजूद जरूर है, लेकिन इस बुक में हम नहीं कर रहे। ये एफ एम वाइट की बुक में और डेली की बुक में, हार्लेमैन की बुक में, ये वहां पे मौजूद है इनकी डेरिवेशन। लेकिन इस बुक में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट यूज करेंगे ये वाह जी वाह, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है। अब क्या करेंगे? P is the local thermodynamic pressure। Thermodynamic pressure is related to density and temperature by thermodynamic relation, usually called equation of state। क्योंकि इसके अंदर P आया हुआ है जो कि थर्मोडायनेमिक प्रेशर है, और मतलब हीटिंग इफेक्ट्स भी इसके अंदर थोड़ा सा आ गया है। अच्छा, अब क्या किया है? अब थोड़ा सा काम इसके बाद भी आपने करना है, थोड़ा सा काम। क्या काम करना है वो सुन लें। रो के बाद ये क्या लिखा हुआ उसने? सर टोटल डेरिवेटिव मटेरियल डेरिवेटिव। ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव एक्स एक्सपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, अब डायलेशन सुने नहीं, ये देखें। असल में ना वो जो सारी उसने वैल्यू लिखी है ना, वो किसकी जगह पे लिखी है मैं वो बताने लगा हूं। सर भी इसकी जगह पे लिखी है। ये पार्टिकल एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसी तरह निचले की जगह पे रो डी वी ओवर डी टी, निचले की जगह पे डी डब्ल्यू ओवर डी टी। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस सारे की जगह पे क्या लिखा है? कैपिटल डी वी ओवर डी टी, मटीरियल डेरिवेटिव। सर टोटल डेरिवेटिव भी कहेंगे।
हाँ जी, टोटल डेरिवेटिव, बिल्कुल आप मतलब ठीक कह रहे हैं। मैं इस वजह से कि बाकी किसी और से भी सुनना चाह रहा हूँ ना, कोई बोले तो सही साथ साथ। अच्छा, यानी कि जो राइट साइड पे थी ना उसमें इक्वेशन, वो लेफ्ट साइड पे आ गई, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, मैंने इस वजह से वो पीछे जाके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब पहली टर्म तो रो जी एक्स थी, वो उसी तरह आ गई, माइनस ये जो चीज आई है ना पार्शल पी ओवर पार्शल एक्स, ही उसी तरह, प्लस ये बल्कि उसी तरह नहीं आई, ये आई है रोज एक्स पार्शल ओवर पार्शल एक्स सिग्मा एक्स एक्स। सिग्मा एक्स एक्स क्या था, ये था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लूंगा तो माइनस पार्शल पी ओवर पार्शल एक्स आ गया, और इस बाकी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, और बल्कि सारा ही उसने लिख दिया है, सारे का सारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई, ये टाउ वाई एक्स है, ये टाउ जी एक्स है। मतलब वो जो ऊपर वैल्यूज टाउ की है ना, टाउ की और सिग्माज की, वो इसमें क्या कर दी है बेटा, पुट कर दी है, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, अब इन इक्वेशंस को इनका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, या विद रिस्पेक्ट टू जी, या अंदर जो भी टर्म है उन टर्म को पहले एक्सपेंड करना है, क्योंकि जहां पर डेल डॉट वी आ गया है, इसका मतलब पार्शल ओवर पार्शल एक्स, पार्शल डब्ल्यू और पार्शल वाई, पार्शल डब्ल्यू और पार्शल जी है ना, मतलब तीन तीन टर्म भी आ जाएंगे अंदर। अब हमने यस सर। इनको करना है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके ये पहली टर्म बनी। असल में ना अब वो उसे चाहिए नहीं था कि ये इसको इस तरह लिखता, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही थी क्योंकि इस वजह से इसकी जो लेफ्ट साइड है ना उसमें डी यू ओवर डी टी लिख गया, वरना आगे दोबारा फिर डी यू ओवर डी टी की जगह पे वही पुरानी वैल्यू पुट कर गया ना। जी सर। हाँ, तो ये आप यहाँ पे ना पुट करेंगे तो कोई मसला नहीं। असल ये इक्वेशन है, ये जो 5.27 है ना, 5.27 ए, 5.27 बी, 5.27 सी, पहली बात तो ये जो 5.26 ये जो तीनों इक्वेशन बनी है, ये जो अब आपकी ये आपकी जो स्क्रीन पे है नजर आ रही है इक्वेशन, यस सर। इन इक्वेशंस को जी कहते सर। हैं, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस, जो कि इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, ये हो गया जी, ये नेवियर स्टोक इक्वेशंस हैं, लेकिन अगर नेवियर स्टोक इक्वेशंस इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए लेके आई जाएं, कांस्टेंट विस्कोसिटी हो, तो फिर तो ऊपर हर एक में जहां पे डेल डॉट वी था वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। बाकियों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा रो पार्शल यू और पार्शल टी प्लस यू पार्शल यू और पार्शल एक्स प्लस वी पार्शल यू और पार्शल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शल यू और पार्शल जी इज इक्वल टू रो जी एक्स माइनस पार्शल पी और पार्शल एक्स प्लस म्यू पार्शल टू यू ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर पार्शल टू यू ओवर पार्शल वाई स्क्वायर पार्शल टू यू ओवर पार्शल जी स्क्वायर, और अगली दो ये बनेगी v और w कंपोनेंट या y और z कंपोनेंट। ये एक स्क्रीन पे आ नहीं पा रहे, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको, शायद एक स्क्रीन पे ला पाऊँ, नहीं आ पा रहे जी। तीनों इक्वेशंस नजर आ रही हैं आपको अब? यस सर। थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रही होंगी आपको ना, अब ठीक नजर आ रही होंगे। जी सर, ठीक नजर आ रहे। ओके, इन तीनों को जरा एक दफा तो कम से कम जरूर रीड कर लेना, पूरी इक्वेशंस को रीड कर लें और थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करें कि किस किस टर्म में कोई थोड़ी बहुत चेंज है, जिसकी वजह से थोड़ा सा देखने में चेंज नजर आती है। सॉरी, ये मेरे ख्याल में कहीं दूर निकल गया। जी,
सर कंपोनेंट के चेंजिंग है, बाकी तो सेम है। हाँ, इससे एक बात सिर्फ जो आपको बतानी थी वो ये थी कि इससे हमें एक बात पता चल गई कि अगर हमें एक इक्वेशन याद कर लेना तो इसकी बाकी दोनों भी याद हो जाएंगी। और याद रखें, जाएंगी। अभी तक हमने डिफरेंशियल फॉर्म में एक इक्वेशन पढ़ी थी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 0, और उसका नाम क्या था? डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0, और वो थी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वो थी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। एक वो इक्वेशन हमने डिफरेंशियल फॉर्म में ड्राइव की है। सर उसमें जी जी, यस सर, वो की थी जब इनकम्प्रेसिबल हाँ जब आखिरी यानी कि वो फॉर्म बात थी। आती थी। जी जी सर, वही बात आती थी जब लीनियर जो फ्लो था डिफॉर्मेशन। वो भी स्टेडी था और उसमें जो विस्कोसिटी थी हाँ हाँ, बल्कि मुझे ऐसे वो बोलना भी। चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं यूं कह देता हूँ, चलो उसको दोबारा पढ़ देता हूँ। पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी था पहला कंपोनेंट, फिर पार्शियल रो यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल रो डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। डेल डॉट रो वी प्लस यस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। एक वो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की इक्वेशन थी, उसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास से आती है, वो आपको हमेशा जुबानी याद होनी चाहिए सारे केसेस की। और एक ये इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन में जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है, ये आपको जुबानी भी पूछी जा सकती है 2 नंबर के लिए। सर वाइवा होगा। भाई मैं कह रहा हूं राइट नेवियर स्टोक्स इक्वेशन पूछ ली जाए। ओके सर। जुबानी का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि सुनने वाला जुबानी, जुबानी से मुराद ये होता है कि अच्छा, आप लोग अपने पेपर्स को जुबानी नहीं ना समझते। इस बार पेपर थोड़ा सा फाइनल टर्म में, मिड टर्म का थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि मिड टर्म में मार्क्स चूंकि कंपैरेटिवली आप लोगों के अच्छे हैं, फाइनल टर्म में एक मैं काम करूंगा कि जो एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चंस दूंगा ना, या जो प्रीवियस में दिए हुए हैं, मतलब हो सकता है नेक्स्ट कम दूं, अगर कुछ दिए भी तो इस दफा उनमें से भी क्वेश्चन मैं जरूर एक दो या ज्यादा भी हो सकता है कि पुट करूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको एनालिटिकली जिसने काम किया हो वो बड़े अच्छे मार्क्स आए। वरना तो सारी जो है शीट्स का पलंदा मुझे भेजा हुआ होता है सबने, बड़ा ढेर सारा लिख के, ताकि डिस्क्रिमिनेशन हो सके ना बच्चों में। बाकी कोई ऐसे इशू नहीं कि मार्क्स कम देने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आप थोड़ा सा कुछ अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर जिसने किया हो उनका और बाकी लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस आ सके। अच्छा, ये हो गया। अब ये पैराग्राफ आपकी मोटिवेशन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। इस पैराग्राफ को एक बच्चा आप लोगों में से जो अभी कोई भी बात कर रहा था वो रीड करेगा, क्योंकि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। सर इसको रीड, दिस फॉर्म ऑफ द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इज प्रोबेबली नेक्स्ट टू द बर्नौली हाँ, इसको छोड़ इक्वेशन दे, नेक्स्ट बर्नौली इक्वेशन को छोड़ दे। प्रोबेबली द मोस्ट famous फेमस, the most famous set of equations in fluid mechanics and has been widely स्टडीड। studied. ओके, यानी कि ये जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशंस के बाद सबसे ज्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स में इस्तेमाल होने वाली, पढ़ी जाने वाली इक्वेशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन है, बेसिक गवर्निंग इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की इक्वेशन है जो कि यूज होती है। सर एक एक आपसे बात करनी थी। जी बेटा बोल। सर हमारे प्रेजेंटेशन भी लें। प्रेजेंटेशन ले लेते हैं जी, ये तो और काम आसान हो जाएगा, मैं तो बोलता हूँ थक जाता हूँ। ये तो आसान काम हो जाएगा, बल्कि अटेंडेंस भी इंश्योर हो जाएगी, सबका पता भी लग जाएगा एक बार कम से कम। सर हर लेक्चर में ना कुछ स्टूडेंट्स का फिक्स कर लिया जाए कि ये मतलब उनका होगा, प्रेजेंटेशन होगी। चलें जी, आपके टॉपिक भी रिवाइज हो जाएंगे।
थोड़ा सा टॉपिक प्रीवियस दे दिया करूँगा, क्योंकि मैं ना प्रीवियस इस वजह से कह रहा हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि ना कुछ स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि पता नहीं वो अगला हमें टॉपिक इस वजह से दे दिया, भी पता नहीं सर का पढ़ाने को जी नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो सर ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रीवियस टॉपिक्स में से मैं कुछ यकीनन टॉपिक्स आप लोगों को दे दूंगा, वो आप लोग जो है वो साथ साथ जिसे कहते हैं करिएगा भी सही, मैं आप लोगों को साथ साथ असाइन करता रहूंगा वो। ठीक है। ओके सर, थैंक्स। हाँ, अगले उस लेक्चर से मैं रोल नंबर्स, अब आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ बताऊंगा अभी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप लोगों की अटेंडेंस भी लूंगा ना, तो उस अटेंडेंस के बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उस प्रोसेस को जो आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली क्वेश्चन है। These equations with continuity equation form a set of four coupled non-linear partial differential equations for u, v, w and rho। तीन ये इक्वेशन और चौथी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के साथ मिलके ये चार नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाती हैं। बेटे मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक? सर आ रही है आवाज। सर आ ओके, रही है अब। ये किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, शानजा अहमद है कोई 24 मॉर्निंग से, इन्होंने कहा सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वेल अगर आ रही है तो ठीक है जी, मैं जूम करता हूँ कि फिर बाकियों तक भी जानी चाहिए, उनकी तरफ कोई इशू होगा। यू वी डब्ल्यू और रो पी, इन चार वेरिएबल्स में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। इन प्रिंसिपल दीज फोर इक्वेशंस डिस्क्राइब्ड मैनी कॉमन फ्लोज। ये चारों इक्वेशन जो हैं बहुत सारे फ्लोज को क्या करती हैं, डिस्क्राइब कर रही होती हैं, या उनकी गवर्निंग इक्वेशंस हैं। लेकिन सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि न्यूटोनियन और इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के लिए ये वाली इक्वेशंस जो हैं वैलिड हैं। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेशन थ्योरी, पाइप फ्लो एंड इवन द मोशन ऑफ योर कॉफी एज यू स्टीर इट आर एक्सप्लेन्ड बाय दीज इक्वेशंस। अब देखें उसने ये जो एग्जांपल दी है ना, आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि उसने कहा कि आप लोग अपनी कॉफी के कप को, मतलब कॉफी जो होती है आपके कप में, उसको भी, उसकी स्टीयरिंग करते हैं, उसको भी जब हिलाते हैं तो वो भी न्यूटोनियन फ्लो की ही एक एग्जांपल है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है क्योंकि लिक्विड है। तो उसकी जो गवर्निंग इक्वेशन बनेगी तो उसकी भी गवर्निंग इक्वेशन ये चार ही बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली दे आर ओके, unfortunately they are impossible to solve analytically except for the most basic cases। लेकिन आपको पता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना भी तो बहुत डिफिकल्ट है। तो साइमल्टेनियस एनालिटिकली इनको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जब इतने सारे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं एट द सेम टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो दैट विल बी मच मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। तो बहुत सिंपल रिलेटेड केस, ये थ्री उसने जो एग्जांपल दी है, थ्री से मुराद है कि ये एट द एंड ऑफ द रेफरेंस लिटरेचर के अंदर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन ने काम किया होगा, उसके जो केस था वो बहुत सिंपलेस्ट था। We will solve the equation for such simple problem for solve in 5.9। 5.9 में वैसा फ्लो लिया है जिसमें कंडीशंस अप्लाई होके ये, अच्छा ये आप देख पा रहे हैं कुछ, इसको स्क्रीन नजर आ रही है आपको ब्लू कलर में? जी सर। अच्छा, क्या किया हुआ है इसके साथ सलूक? ये कट कट लगाए हुए हैं ना बहुत सारी टर्म्स को। जी सर। ये कट लगाने का मतलब पता क्या है कि कुछ कंडीशंस ऐसी इंपोज करें, कुछ ऐसी कंडीशंस इंपोज कराएं कि बहुत सारी टर्म्स खत्म हो गई, ये सारी डिलीट हो गई। तो आप मुझे बताएं इनमें से कितनी टर्म डिलीट हो गई हैं? बच तो पीछे कुछ गया ही नहीं। समझ रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी कोई एक एक दो दो टर्म बच गई हैं, ये बन गई हैं यानी कि सिर्फ। तो इनको सॉल्व करना तो कदर आसान रहेगा। तो हमें एक बात पता चल गई कि जब हमारे पास सेट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस हो और इस टाइप का हो, टेढ़ा मेढ़ा सा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, we have to assume some restrictions, we have to impose some conditions so that our flow is, या फिर हमारी जो
डिस्कशन है वो किसी तरीके से क्या हो जाए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसकी बुनियाद भी यहीं पे पड़ जाती है। किसकी? कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स की। कि अच्छा, ये तो उसने कहा 5.9 में डिस्कस करेंगे, यहीं तक ही आज मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हम अच्छा जाके डिस्कस भी करेंगे, और यहीं से जो है वो नेक्स्ट जो डिस्कशन की बुनियाद पड़ जाती है, और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स को जब भी डिस्कस करेंगे और इस एग्जांपल को भी देखेंगे। तो यहाँ तक इंशाल्लाह एक काम करना है आप लोगों ने, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को जो ड्राइव करना है वो ड्राइव करना है। और अब आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 3 मिनट्स हैं जो आपके अटेंडेंस के हैं सिर्फ। मजीद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मीटिंग में करेंगे। साथ साथ अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, जिसकी जो अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले वो छोड़ सकता है इसको, ताकि मैं बस 2 मिनट के बाद इसको वाइंड अप कर दूँ।